हेलो फ्रेंड्स, थर्ड आई कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन की। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को पूरा देखें। रिलेटिव प्रोनाउन तीन प्रकार के होते हैं इसके अंदर। हु, विच, दैट, यानी वे प्रोनाउन जो दो वाक्यों के बीच क्या करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसमें होता है वू, विच और दैट। वू का प्रयोग लिविंग के लिए किया जाता है, यानी सजीवों के लिए किया जाता है, और विच का प्रयोग नॉन लिविंग यानी निर्जीव के लिए किया जाता है, और दैट का प्रयोग लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जाता है। और क्या कंडीशन लागू होती है वो अपने आगे करेंगे। वो सब्जेक्टिव केस में वो, ऑब्जेक्टिव केस में और पॉजिटिव केस में वो हो जाएगा। अब देखिए, यानी वो क्या एक सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब अवश्य दी होगी, और ऑब्जेक्टिव केस वूम के बाद हमेशा एक नया सब्जेक्ट आएगा, और हु जो है उसके साथ यानी जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है उसके साथ क्या होता है, हमेशा कोई कॉमन नाउन का प्रयोग करना आवश्यक है। देखिए कैसे, जैसे दिस इज राम हु इज माई फ्रेंड, यानी ये वर्ब आ गई ना, तो हु एक सब्जेक्टिव के साथ हमेशा वर्ब आती के बाद हमेशा वर्ब आएगी। दिस इज राम वूम, तो उसने क्या बोला, ग्रामर क्या कहती है कि वूम जो ऑब्जेक्टिव केस है तो उसके बाद हमेशा एक नया सब्जेक्ट आएगा, तो ये आई जो है वो सब्जेक्ट है ना, तो वूम के बाद आई हेल्प एवरीडे। इसी तरह वो जो है वो पॉजिटिव केस है, तो पॉजिटिव केस के साथ ग्रामर क्या कहती है, हमेशा पॉजिटिव केस कभी अकेला नहीं आता, इसके साथ हमेशा कॉमन नाउन का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, दिस इज राम whose father is a teacher, यह राम है उसके पिताजी क्या है, टीचर है, तो ये कॉमन नाउन है ना फादर, तो whose के साथ क्या आएगा, कॉमन नाउन है, यानी पॉजिटिव केस के साथ हमेशा कॉमन नाउन का प्रयोग करना आवश्यक होता है। ये अपने पहले भी बात की थी। अब पहला रूल क्या कहता है कि इट इज आई हु इज कॉलिंग यू। अब ग्रामर क्या कहती है कि यदि यहां पे सब्जेक्ट आई है तो ये जो वर्ब है वो भी उसके अनुसार ही आएगी, न कि यहाँ पे इज नहीं आएगा, तो इसके अनुसार क्या होनी चाहिए, इट इज आई हु एम, यानी आई के साथ हेल्पिंग रूल क्या लगती है, एम लगती है, तो यहाँ पे इज गलत होगा तो एम सही होगा, एम कॉलिंग यू। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है वो इस सब्जेक्ट के अनुसार आती है, न कि दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार। इसी सब्जेक्ट के अनुसार अपन आगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इस तरह दूसरा रूल है, मुकेश इज वन ऑफ देम हु हैव क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम। अब ग्रामर क्या कहती है कि देम, देयर और दोस, यानी देम यानी कि बात करती हैं दे, देम और देयर, यानी दे देम देयर जो है वो यदि इसके साथ पहले आए, यानी जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसके पहले दे देम देयर कभी नहीं आता। ग्रामर क्या कहती है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले दे देम देयर का प्रयोग कभी नहीं करते। यदि ये दिया हो तो हम यहाँ पे इसके साथ दोज का प्रयोग करेंगे। मुकेश इज वन ऑफ दोज हु हैव क्रिएटेड दिस प्रॉब्लम, यानी अब ग्रामर क्या कहती है, दूसरा रूल क्या कहता है कि दे देम देयर का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कभी भी नहीं किया जाता है। यदि ये तीनों वाक्य में दिख जाए तो उसके साथ अपन क्या कर देंगे, उसकी जगह दोज करेंगे।
हु अपने पढ़ लिया था। अब विच की बात करेंगे। विच सब्जेक्टिव केस में विच आता है और ऑब्जेक्टिव में भी विच आता है और पॉजिटिव इसका नहीं बनता है। अब सब्जेक्टिव भी एक ही है, विच है, और ऑब्जेक्टिव भी विच है, दोनों विच है। तो अब अपने इसकी पहचान कैसे करेंगे कि ये सब्जेक्टिव कौन सा है और ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है। तो ग्रामर क्या कहती है कि सब्जेक्टिव केस के बाद हमेशा एक वर्ब आती है, पहले ही बात की थी अपने, और ऑब्जेक्टिव केस के बाद हमेशा सब्जेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे दिस इज द बुक विच आई बॉट यस्टरडे, यानी क्या बात करता है कि ऑब्जेक्टिव केस वो होता है जिसके बाद एक नया सब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे नया सब्जेक्ट है तो ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। और दूसरे वाक्य में दिस इज द बुक विच इज इंटरेस्टिंग, यानी इसके बाद एक वर्ब आई है, तो जिसके बाद वर्ब आती है वो क्या होता है, सब्जेक्टिव केस। यहाँ पे विच क्या है, सब्जेक्टिव केस है। क्लियर है। अब बात करते हैं अपने एरर की। सीता सेफुड स्लिप्ड विच caused her to fail। अब देखिए ग्रामर क्या कहती है कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हमेशा एक नाउन या प्रोनाउन होना आवश्यक है। यदि नाउन या प्रोनाउन नहीं है तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं, दिस और दैट। दिस और दैट अपना क्या होता है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अब यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, दोनों में से दिस का प्रयोग होगा, क्योंकि दैट हमारा तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन है। तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे हु विच दैट तीनों हो गए ना, तो दैट क्या हो गया अपना तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। तो ये कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग इसके साथ नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, दिस का प्रयोग होगा। क्लियर है। अब आगे बात करते हैं अपने दैट की। दैट किसके लिए प्रयोग, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है। कैसे, क्या कंडीशन होती है कि दैट तो सब्जेक्टिव केस में भी दैट होता है और ऑब्जेक्टिव में भी दैट होता है। इसकी पहचान आपने कर ली थी पहले। अब इसका रूल क्या है, दैट कहाँ प्रयोग होगा। देखिए दैट वहां प्रयोग होगा जहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, यानी जो वाक्य प्रश्नवाचक होते हैं उनके साथ हु या विच का प्रयोग नहीं होगा, वहां पे दैट का प्रयोग होंगे। व्हाट इज इट विच डिस्टर्ब यू, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक वाक्य है तो यहाँ पे क्या होगा, दैट का प्रयोग होंगे। विच को हटा के अपन दैट करेंगे। तो दैट को यूज करने के लिए पहला रूल था अपना, यानी कि वाक्य क्या है, प्रश्नवाचक होना चाहिए। और दूसरा रूल है दैट के यूज का दूसरा रूल, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो। यदि वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग हो, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, जैसे बेस्ट, बिगेस्ट, लॉन्गेस्ट, इस तरह के जो सुपरलेटिव डिग्री है उसका प्रयोग हो, तो हमेशा दैट आएगा, वो या विच कभी नहीं आएगा। तो राम इज द बेस्ट बॉय, हु इज माई फ्रेंड, तो यहाँ पे हु या विच का प्रयोग कभी नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा, दैट का प्रयोग होगा। दूसरा रूल क्लियर है। तीसरा रूल, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद प्रयोग की गई पहली वर्ब के ठीक बाद यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग है, यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग है तो हु या विच का प्रयोग नहीं होगा, वहां पे क्या प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा। जैसे आई नाउ द पैलेस विच ही लिविंग इन, यानी ग्रामर क्या कहती है, रिलेटिव प्रोनाउन, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद प्रयोग की गई जो पहली वर्ब, पहली वर्ब क्या लिव्स आ गई, वर्ब के ठीक बाद यदि प्रीपोजिशन यानी इन क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन यदि इस पे यूज हो तो वहां पे
हु या विच का प्रयोग नहीं होगा, वहां पे क्या प्रयोग करेंगे अपन, दैट का प्रयोग होगी। तो यहाँ पे दैट करते हैं, बाकी वाक्य सही रहेगा। चौथा रूल, ग्रामर क्या कहती है कि यदि वाक्य में ऑल, सेम, ओनली, फ्यू, समथिंग, समवन, समबडी, नथिंग, नो वन, नोबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी इनका प्रयोग हो, यदि वाक्य में इनका प्रयोग हो तो अपन हु या विच का प्रयोग नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो याद रह जाएगा, ऑल, सेम, ओनली, फ्यू, नथिंग, नो वन, नोबडी, एवरीथिंग, एवरीवन, एवरीबडी, समथिंग, समवन, समबडी, एनीथिंग, एनीवन, एनीबडी। ये जो 16 शब्द है इनका प्रयोग यदि वाक्य में हो तो अपन हु या विच का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज द सेम बुक, सेम आ गया ना, दिस इज द सेम बुक विच आई रीड, तो यहाँ पे हु या विच का प्रयोग नहीं करेंगे, ग्रामर क्या कहती है, यहाँ पे दैट का प्रयोग करेंगे। ये 16 जो शब्द जिसमें आ जाते हैं वहां पे दैट का प्रयोग करेंगे। देयर इज द समवन, तो समवन आ गया, अपन बात की थी, समवन आ गया तो वहां पे हु या विच का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे हु को हटा के दैट का प्रयोग कर देंगे। क्लियर है, 4 रूल हो गए। 5वां रूल, यानी लिविंग, नॉन लिविंग और एनिमल, इन तीनों यानी सजीव, निर्जीव और जानवर, इन तीनों में से कोई दो एक साथ जुड़कर, एंड से जुड़कर एक साथ किसी वाक्य का सब्जेक्ट बनते हैं, तो वहां पे हु या विच का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे द कार, तो कार क्या है, एक नॉन लिविंग है, और द ड्राइवर, ड्राइवर क्या है, लिविंग है। तो ये दोनों, तीनों में से दो एक साथ जुड़ गए ना, तो यहाँ पे क्या गया, विच का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे अपन दैट का प्रयोग करेंगे, बाकी इस वाक्य सेम रहेगा। देन क्लियर है, आज की वीडियो अपने इतने ही। सभी चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आपके जितने फ्रेंड हैं सभी को भेजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी मिल सके। थैंक यू।